वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम यूलर्स टरबाइन इक्वेशन का एनर्जी कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। नाम से समझ में नहीं आया होगा आपको, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। अपन ने देखा जो वर्क आता है, यदि कंप्रेसर के लिए बात करें तो कितना आता है, VW2 U2 माइनस VW1 U1। और पंप के लिए यदि हम बात करें, वो टरबाइन के लिए बात करें तो क्या हो जाता है, VW1 U1 माइनस VW2 U2 ये होता है। अब अपन लोग एग्जांपल लेते हैं फिलहाल पंप का। पंप क्या करता है, पंप का काम क्या है? पंप क्या करता है, पंप या कंप्रेसर एयर जो आ रही है उसका प्रेशर इंक्रीज करना। और ये जो वर्क, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसर को वर्क बाहर से देना पड़ेगा। ये वर्क हमको देना पड़ रहा है और ये वर्क क्या हो रहा है, टरबाइन से अपने को मिल रहा है। तो एयर का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हमें वर्क देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। और वर्क किसको देते हैं हम, ये रोटर का वर्क है। किसका है ये, रोटर में इतना वर्क देते हैं और वही रोटर क्या करता है, पंप का तो एयर का प्रेशर बढ़ा देता है। अब रोटर में क्या होता है, रोटर में क्या होता है कि रोटर में जैसी गैस गई, एयर गई, रोटर क्या होता है, इंपेलर उसका घूमने लगता है, जोर जोर से घूमने लगता है। जोर जोर से घूमने लगता है तो वो क्या करता है, जो एयर आई उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है। मान लो ये इनलेट हो गया और ये आपका आउटलेट, V1 से वो आई और आउटलेट में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, V2। लेकिन V2 क्या रहेगी, V1 से ज्यादा रहेगी। फॉर कंप्रेसर बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। क्यों ज्यादा रहेगी, क्योंकि रोटर घूम रहा है, रोटर ने अपनी एनर्जी किसको दी, जो गैस आई उसको, उससे उसका क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्लियर। और साथ साथ रोटर में किस प्रेशर से आया, P1 प्रेशर से आया, तो P2 प्रेशर से निकला। P2 भी जो रहता है रोटर से निकलने के बाद गैस का, वो P1 से ज्यादा रहता है। क्यों रहता है, रोटर घूम तो रहा है, अपनी एनर्जी दे दिया, काइनेटिक एनर्जी किसको दे दिया, गैस को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन घूम रहा है। घूमने से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स्ड वॉर्टेक्स। इसका एग्जांपल बहुत बड़ा, आप ग्लास में थोड़ा सा पानी लीजिए, मतलब 25% ग्लास आपका भरा हो, और उस ग्लास को क्या करिए, ऐसे घुमाइए, अपने हाथ से घुमाइए। तो इम्पेलर भी क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। उसको, ग्लास को अपने हाथ से घुमाइए तो आप देखेंगे जो पानी है उसका लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ज्यादा तेज घुमाएंगे तो पानी बाहर भी गिर जाएगा। इसे हम बोलते हैं फोर्स्ड वॉर्टेक्स। तो घुमाने से क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण जो फ्लूइड है पानी ग्लास में, उसका प्रेशर बढ़ रहा है। तो इम्पेलर क्या कर रहा है, घुमा ही तो रहा है। तो इम्पेलर क्या कर रहा है, जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी एनर्जी भी बढ़ा रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक हेड, और इसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ा रहा है तो उसको प्रेशर हेड। दोनों, डायनामिक हेड भी बढ़ा रहा है और प्रेशर हेड भी बढ़ा रहा है। उसके बाद जो फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ी, फ्लूइड की जो वेलोसिटी बढ़ी वो क्या हुई, डिफ्यूजर में चली गई। डिफ्यूजर में जाने के बाद क्या हुआ, उसको प्रेशर में हमने वापस कन्वर्ट किया। और ड्यूरिंग द ब्लेड पैसेज, ब्लेड का पैसेज कैसा था, हमने आपको पिछले प्रेजेंटेशन में बताया था, कंप्रेसर में ब्लेड का पैसेज क्या रहता है, डाइवर्जिंग सेक्शन रहता है। तो ब्लेड का पैसेज होने के कारण भी इस वेलोसिटी को भी हमने क्या किया, अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू प्रेशर, क्योंकि अपने पंप कंप्रेसर का काम क्या है, प्रेशर इंक्रीज करना। और जो ब्लेड का पैसेज था वो भी डाइवर्जिंग था, तो डाइवर्जिंग होने के कारण पैसेज के दौरान भी प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई आपको बात। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, तो ये जितना प्रेशर इंक्रीज हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये प्रेशर इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हमने पंप कंप्रेसर को वर्क बाहर से दिया। मतलब ये वाला जो वर्क हम दे रहे हैं वो कुछ काम करेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ाने में, कुछ काम करेगा इसका ये प्रेशर हेड बढ़ाने में, और कुछ काम करेगा ये इस तरह से डाइवर्जिंग फ्रिक्शन से प्रेशर बढ़ाने में। तो मतलब ये वाला जो पंप का वर्क है, कंप्रेसर का वर्क है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स अपन लोग निकाल सकते हैं। वन कंपोनेंट विच विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द डायनामिक हेड,
another component which will be used to increase the static pressure head due to centrifugal effect, and the next component is क्या होगा इसका तीसरा कंपोनेंट जो कि इस्तेमाल करेगा किसके लिए, प्रेशर स्टैटिक प्रेशर हेड बढ़ाने के लिए डाइवर्जिंग पासेस से। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, जो वर्क दे रहे हैं वही ना, तो मतलब ये जो वर्क दे रहे हैं वो इन 3 टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। इन्हीं 3 टुकड़ों को आप लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कंपोनेंट्स, मतलब ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी बढ़ा रहा है, तो ये जो कैसे डिवाइड हो रहा है, इसके कितने कितने कंपोनेंट्स हैं वही हमको इस प्रेजेंटेशन में देखना है। तो हमने पंप का एग्जांपल लिया, कंप्रेसर का एग्जांपल लिया, तो वेलोसिटी डायग्राम भी हम किसका बनाएंगे, कंप्रेसर का ही बनाएंगे। कंप्रेसर का वेलोसिटी डायग्राम कैसा रहेगा, अपन ने अभी पिछले प्रेजेंटेशन में देखा था। ये ब्लेड्स हो गई इसकी, ठीक। ये आपका V1 V1 VR1 VF1, देखिए एक बार आपने सीख लिया तो आप ये बहुत फ्लुएंटली बनाएंगे डायग्राम। अल्फा थीटा, बुक में थोड़ा थोड़ा ये एंगल्स के नोटेशंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन अपन ने ये नोटेशंस यूज कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। U1 यहां तक और VW1 यहां तक। याद करने के लिए U जो रहेगा V और VR1 के बन में रहेगा, बीच में रहेगा, क्यों, क्योंकि इन तीनों के बीच का ही रिलेशन है। तो VW1 जो रहेगा वो V1 और VF1 के बीच में रहेगा, क्यों, क्योंकि इन तीनों का कंपोनेंट क्या है, ये इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। ये आपका यहाँ से VR2 निकला, इस डायरेक्शन में आपका क्या हुआ, U2 बना, यह यहाँ से आपका V2 बना, ये आपका VF2 बना, ये एंगल फाई एग्जिट ब्लेड एंगल, ये एंगल बीटा, ये यहां से यहां तक पूरा आपका U2, और यहां से VW2, यहां से यहां तक VW2। तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं इसके कंपोनेंट्स अपने को निकालने हैं, तो इसको तोड़ते हैं। VW2 U2 की अपन लोग कोई वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आउटलेट डायग्राम में चलते हैं। फ्रॉम आउटलेट डायग्राम, आउटलेट ट्रायंगल में अपन गए। आउटलेट ट्रायंगल में हम देखेंगे VF2 अपने को क्या मिल सकता है, VF2 ये वाला ट्रायंगल OAB में यदि हम आए OAB में, तो अपने को ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू VW2 स्क्वायर, VF2 स्क्वायर हो जाएगा, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू VW2 स्क्वायर माइनस VF2 स्क्वायर। तो यहां से VF2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, VF2 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, VF2 स्क्वायर प्लस होगा ना, ये प्लस ही तो होगा, राइट, पाइथागोरस थ्योरम प्लस होगी। तो VF2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर। ये पहला रिलेशन मिला अपने को। अब इस OAB में तो गए, अब OAC में भी अपन लोग लगा देते हैं। ये भी तो अपने को क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल OAC में भी अपने को क्या मिल गया, VR2 स्क्वायर। VR2 स्क्वायर ये हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर VF2 स्क्वायर प्लस बेस कितना है, ये पूरा U2 है और ये VW2 है, तो ये वाला कितना बचा, U2 माइनस VW2, तो U2 माइनस VW2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अपन लोग VF2 निकाल लें, तो VF2 यहां से अपने को कितना मिलेगा, VF2 स्क्वायर इज इक्वल टू VR2 स्क्वायर माइनस U2 माइनस VW2 का होल स्क्वायर। ये अपने को मिल गया यहां से VF2। तो इस वाले और इस वाले VF2 को हम इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इक्वेट करें, दोनों को साथ लिखते हैं, तो क्या बनेगा, V2 स्क्वायर माइनस VW2 का स्क्वायर इज इक्वल टू VR2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर माइनस VW2 का होल स्क्वायर, U2 माइनस VW2 का होल स्क्वायर। खोल दें इसको ब्रैकेट को, V2 स्क्वायर माइनस VW2 का स्क्वायर इज इक्वल टू VR2 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो U2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस माइनस प्लस 2U2 VW2, इतना ही आएगा।
तो अब देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें। VW2 से VW2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा कितना, V2 स्क्वायर, इन टर्म्स को भी इधर ले आए, माइनस VR2 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2U2 VW2। कितना बचा, तो U2 VW2 देख लें, U2 VW2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर अपॉन 2। V2 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर अपॉन 2, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। तो हमने आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम पकड़ा तो अपने को ये रिलेशन मिल गया U2 VW2, U2 VW2 है ना, तो U2 VW2 के लिए हमने निकाल ली, क्योंकि हमको तोड़ना है कौन सा, कितना कंपोनेंट किस किस पर्टिकुलर फंक्शन पे इस्तेमाल हो रहा है। U2 VW2 हमने निकाल दिया। उसके बाद हम लोग सिमिलरली इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल पकड़ेंगे तो हमको U1 VW1 के लिए मिल जाएगा, सेम वैसे ही मिल जाएगा। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप सॉल्व करिएगा। U1 VW1 सिमिलरिटी से U1 VW1 कितना हो जाएगा अपना, V1 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर अपॉन 2, जहां जहां 2 था वहां वहां 1 कर दिया सेम। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब 1 और 2 को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो कंप्रेसर वर्क जो होता है अपना कितना होता है, अपन ने देखा WC इज इक्वल टू VW2 U2 माइनस VW1 U1। तो VW2 U2 कितना है, तो WC इज इक्वल टू VW2 U2 कितना हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, माइनस VW1 है, तो माइनस V1 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर और अपॉन में तो होल 2 सबका। इसको और फर्दर तोड़ें, V2 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस VR1 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर अपॉन 2, और तोड़ें तो ये WC कंप्रेसर वर्क अपने को मिलेगा। अब अपने सेम वेलोसिटी को एक साथ लिख लें, मतलब V क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट, तो इनको साथ में लिख लें, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2। फिर उसके बाद U और U क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो इनको साथ में लिख लें, U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर अपॉन 2। और VR रिप्रेजेंट करता है आपको रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसको भी साथ में लिख लें, जो प्लस होगा उसको पहले लिखेंगे, तो प्लस VR1 है तो VR1 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 3 कंपोनेंट्स मिल गए आपको। तो अब ये 3 कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, जरा देखिए। ये आपने किसके लिए निकाला है, कंप्रेसर के लिए। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डायनामिक हेड, इंक्रीज इन डायनामिक हेड को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन डायनामिक हेड या काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और यही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बाद में जाके किस में कन्वर्ट होती है, प्रेशर में, इन डिफ्यूजर। तो इसको और नाम दे सकते हैं एक तो क्या, और इंक्रीज इन प्रेशर। जितनी काइनेटिक एनर्जी इसमें इंक्रीज हुई, उस काइनेटिक एनर्जी को बाद में डिफ्यूजर में क्या कर लेते हैं अपन लोग, प्रेशर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंक्रीज इन प्रेशर इन डिफ्यूजर, इतना भी लिख सकते हैं अपन लोग। ठीक, ये पहला वाला टर्म। ये दूसरा वाला जो टर्म है, हमने बताया था कि जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण इंक्रीज हो रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट कैसे आ रहा है, U1 में वेलोसिटी कम है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, U2 टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट आ रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर हेड, स्टैटिक प्रेशर हेड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। ये आपने को क्या दिया, इंक्रीज इन प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, दैट इज फोर्स्ड वॉर्टेक्स हुआ ना, जो हमने बताया था आपको, फोर्स्ड वॉर्टेक्स।
ठीक है। और ये वाला VR1 स्क्वायर यहां पे लिखते हैं, VR1 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर अपॉन 2, एक तीसरा कंपोनेंट है एनर्जी का। ये किसके कारण हुआ? अब ध्यान दीजिए, जो पैसेज हमने बताया कंप्रेसर में, वो पैसेज कैसा है? डाइवर्जिंग पैसेज है। डाइवर्जिंग पैसेज मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी और प्रेशर इंक्रीज होगा। मतलब ये क्या कर रहा है? राइज इन, इंक्रीज इन, ये भी स्टैटिक प्रेशर हेड को बढ़ा रहा है। स्टैटिक प्रेशर हेड when passing through diverging passage, when passing diverging passage, blade in रोटर में जो ब्लेड्स रहेंगी वो कैसी रहेंगी? डाइवर्जिंग पैसेज की रहेंगी, तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आउटलेट वेलोसिटी बढ़ी है, यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन ये क्यों कम हो गई रिलेटिव वेलोसिटी? खुद दिमाग लगाइए, आप इसका आंसर देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि रोटर में रिलेटिव वेलोसिटी 1 से तो इनलेट कर दिया, रोटर में रिलेटिव वेलोसिटी 1 से क्या हुआ? फ्लूइड इनलेट कर दिया। अब रोटर की जो ब्लेड है वो क्या है? डाइवर्जिंग सेक्शन की है। डाइवर्जिंग सेक्शन की है तो मतलब जो वेलोसिटी से वो एंटर किया, वो डाइवर्जिंग सेक्शन होने के कारण वो वेलोसिटी किस में कन्वर्ट होगी? प्रेशर में। तो जो रोटर से जो वेलोसिटी निकलेगी रिलेटिव वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी? ऑलरेडी कम हो जाएगी वो, क्योंकि डाइवर्जिंग सेक्शन के कारण कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट किस में कन्वर्ट हो गया? ऑलरेडी प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। इसलिए VR1 इज ग्रेटर देन VR1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन VR2 स्क्वायर। इसलिए ये कंपोनेंट अपने को मिला, इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर व्हेन पासिंग थ्रू डाइवर्जिंग पैसेज ब्लेड इन रोटर। सो ये तो रहा कंप्रेसर के लिए। अब अपने को देखना है किसके लिए? टरबाइन के लिए। तो कंप्रेसर का जो वर्क मिला था, इसमें हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो टरबाइन वर्क मिल गया था। तो सिमिलरली इस वाले एक्सप्रेशन में भी यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? टरबाइन वाले एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा? V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2। फिर उसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा? U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर अपॉन 2, प्लस उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा? VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये पहला वाला टर्म इसमें क्या, इसमें अब टरबाइन में क्या है? टरबाइन और कंप्रेसर बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? फ्लूइड अपनी हाई एनर्जी से आ रहा है और रोटेट कर रहा है। तो हाई एनर्जी से आया, उसने अपनी एनर्जी खपा दी किसमें? रोटर को रोटेट करने में। उसकी जो वेलोसिटी निकल गई, वेलोसिटी कम हो गई। तो ये वाला क्या कर रहा है? डायनेमिक हेड डिक्रीज होने के कारण जो रोटर को एनर्जी मिली वो। ये दूसरा वाला वही सेम टू सेम सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट कारण, क्योंकि रेडियस ऑफ रोटेशन इनलेट और आउटलेट में चेंज हो रही है। इनलेट और आउटलेट में रेडियस ऑफ रोटेशन चेंज होने से सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट आएगा, उसके कारण जो रोटर को एनर्जी मिली वो। और तीसरा वाला जो ब्लेड का पैसेज रहता है टरबाइन में, हमने आपको बताया कैसा रहता है? कन्वर्जिंग टाइप का रहता है। तो कन्वर्जिंग टाइप के होने के कारण जो क्या हुई? अपनी वेलोसिटी बढ़ी और वो वेलोसिटी क्या किस में कन्वर्ट कर दी? रोटर को एनर्जी में ट्रांसफर कर दी, जिसके कारण रोटर को अपनी वर्क मिला, वर्क प्रोड्यूस किया। तो वो वाला किसके कारण हुआ? ड्यू टू कन्वर्जिंग पैसेज के कारण एनर्जी बढ़ी। अब इसमें देख सकते हैं VR2 इसमें ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब एंट्री कर रहा है ब्लेड पे VR1 वेलोसिटी से कर रहा है, लेकिन उसकी क्या है? ब्लेड की प्रोफाइल क्या है? कन्वर्जिंग सेक्शन की है। तो जो ब्लेड से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ के निकलेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हुई फ्लूइड की इनलेट पे, वो कन्वर्ट हो गई ब्लेड में, किसमें? वेलोसिटी में, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पे यूज हुई? रोटर में यूज हुई। तो ये इस तरह का एनालिसिस था कंप्रेसर और टरबाइन के लिए। तो एक जनरल स्टेटमेंट अपन लोग दे दें। जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी। क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी, जो कि विच कॉजेज द चेंज इन डायनेमिक हेड। क्या करता है? जो कि डायनेमिक हेड को चेंज कर देता है जब फ्लूइड फ्लो करता है मशीन से। सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस वन एंड दिस वन, चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। सेकेंड कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट ऑफ द फ्लूइड, जो कि क्यों होता है? रेडियस ऑफ रोटेशन के चेंज होने के कारण जो फ्लूइड रोटेट हो, रेडियस ऑफ रोटेशन चेंज होती है फ्लूइड के पैसेज के दौरान, उसके कारण सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट में चेंज होता है
और सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट आता है और उसके कारण सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी जो होती है चेंज होती है। तो यह रिप्रेजेंट किसको करता है, सेकंड टर्म, चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू चेंज इन रेडियस ऑफ द रोटेशन ऑफ द फ्लूइड। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या हुआ था, डायनामिक हेड अपना चेंज हुआ था। इसके कारण क्या हुआ था, डायनामिक हेड चेंज हुआ था, डायनामिक हेड चेंज, बढ़ा घटा वो टरबाइन कंप्रेसर के हिसाब से डिसाइड होगा। इसके कारण स्टैटिक प्रेशर हेड अपना चेंज हुआ, प्रेशर हेड। और ये क्या हुआ, थर्ड कंपोनेंट जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण अपने को क्या मिलता है, चेंज इन स्टैटिक प्रेशर हेड। कंप्रेसर होगा तो स्टैटिक प्रेशर अपना बढ़ जाएगा, टरबाइन होगा तो स्टैटिक प्रेशर अपना घट जाएगा। अब एक चीज और समझने वाली बात है कि जो डायनेमिक हेड है इसको डायनेमिक प्रेशर भी कहते हैं। डायनेमिक प्रेशर क्या होता है, वो होता है इट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² पर यूनिट क्या कर देंगे अपन लोग, वॉल्यूम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रो। तो इसको क्या बन जाएगा, रो v²/2। डायनेमिक हेड क्या कहलाता है, डायनेमिक प्रेशर भी कहलाता है, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अब डायनेमिक हेड का मतलब क्या है, सपोज करिए फ्लूइड भरा है यहाँ पे किसी कंटेनर पे या किसी रिजर्वायर पे, तो ये जो फ्लूइड के पास अभी जो प्रेशर होगा, ये कौन सा प्रेशर होगा, स्टैटिक प्रेशर होगा, जो कि इसकी स्टेट के कारण होगा। कौन सा प्रेशर होगा, अभी फ्लूइड रेस्ट पे है, बिल्कुल सिर्फ भरा है, रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड का प्रेशर होगा वो क्या होगा, स्टैटिक प्रेशर, जो कि इसकी स्टेट मतलब इसकी कंडीशन से रिलेटेड रहेगा। अब इसी फ्लूइड को हमने क्या किया, मोशन कराया, मूव कराया, ठीक है, मोशन कराया, मूव कराया, तो इसमें कुछ डायनामिक प्रेशर भी आएगा, क्योंकि मोशन वेलोसिटी आई तो डायनामिक प्रेशर भी इसमें आएगा, जो कि क्या रहेगा, उसके मोशन के कारण रिलेट करेगा, जो कि उसके मोशन से एसोसिएट रहेगा। स्टैटिक प्रेशर जो कि उसकी स्टेट से रिलेट करता है, और डायनामिक प्रेशर जो कि उसके मोशन से रिलेट करता है। तो एक और टर्म आता है स्टैग्नेशन प्रेशर। स्टैग्नेशन प्रेशर जो रहता है वो क्या करता है, टोटल प्रेशर, इसको और कह सकते हैं टोटल प्रेशर भी कह सकते हैं। वो क्या होता है, स्टैटिक प्रेशर जो कि इसकी कंडीशन से, रेस्ट से आ रहा है, प्लस डायनामिक प्रेशर जो कि इसके मोशन से रिलेट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, रो v²/2। तो स्टैग्नेशन प्रेशर को अपन लोग नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है स्टैग्नेशन प्रेशर का। सो आई होप कि जो वर्क लग रहा है, जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस किस कारण से कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसे क्या क्या कंपोनेंट्स है, एनर्जी कंपोनेंट्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।